फर्ज कीजिए एक बंदर है। उस बंदर को आपने राजदूत के फ्रेम में खड़ा किया। उसने पूरी तैयारी कर ली, साजिद से बात कर ली, स्क्रिप्ट पढ़ ली, जैकेट पहन लिया। तो क्या वो राजदूत कर देगा आज का? नहीं, वो मारेगा गुलाटी। जैसे ट्रम्प गुलाटी मारते हैं, बस उनकी गुलाटी का नाम टैरिफ है। जंग रुकवानी है, टैरिफ लगा दो। जंग रुकवाई लेकिन क्रेडिट नहीं दिया, टैरिफ लगा दो। दोस्त चुनाव हार गया, जीती हुई सरकार पर टैरिफ लगा दो। ब्राजील में किया उन्होंने। चीन के एक्सपोर्ट से डर लगा, टैरिफ लगा दो। फिर चुंबक नहीं मिला तो टैरिफ हटा दो। अब ट्रंप की टैरिफ गुलाटी का एक नया उदाहरण आया है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप कब्जा करने का कह रहे थे। यूरोप के कुछ देशों ने इसलिए अपनी फौज ग्रीनलैंड में भेज दी। लड़ने नहीं गए थे लोग ट्रंप से, मैसेज देने गए थे कि आवाज दो, हम एक हैं। इस बात से ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने यूरोप के 8 मुल्कों पर 10% टैरिफ लगा दिया, जबकि पहले से ही ईयू पर 15% टैरिफ लगा हुआ है। यानी इन 8 मुल्कों पर टैरिफ की मार और बढ़ गई है। ये देश है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड। सभी अमेरिका के क्लोज एलाइज हैं, नेटो मेंबर हैं, पर अब ट्रंप के टैरिफ के मारे हैं। ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है कि अगर हमें ग्रीनलैंड नहीं खरीदने दिया गया तो टैरिफ को और बढ़ा दूंगा, 1 फरवरी से 25% कर दूंगा। ईयू के लीडर्स ने ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया है कि इस टाइम में फ्रेडरिक मैर्ज, इमैनुअल मैक्रोन जैसे नेताओं के बयान तो आ ही रहे हैं। खबर यह भी है कि ईयू ने ट्रंप के इन टैरिफ के बदले अमेरिका पर लगभग 108 अरब डॉलर का जवाबी टैरिफ लगाने की प्लानिंग कर ली है। 10 लाख करोड़ के आसपास ये रकम बनती है। अब इतने का टैरिफ लगाने से मुराद है कि ईयू इतनी कीमत के सामान पर टैरिफ लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि यूरोप पहली बार ट्रंप को लाल आंख दिखा रहा है। इसके पहले ही जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू की थी, तब भी यूरोप शांत नहीं बैठा था। मार्च 2025 में ट्रंप ने यूरोप के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया था, तो उसके जवाब में ईयू ने अमेरिका पर 28 बिलियन डॉलर के सामान का टैरिफ लगा दिया था कि इतना सामान अगर इंपोर्ट होगा तो उस पर हम टैरिफ लगा रहे हैं। यानी यूरोप ने ट्रंप को जवाब दिया। खुलकर रूसी और ईरानी तेल खरीदने वाले चीन ने भी जवाब दिया और ट्रंप प्रशासन को कहना पड़ा कि हमें चीन पर टैरिफ लगाते हुए देखना पड़ता है कि इसमें अपना ही नुकसान ना कर दें। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देश ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो बेबस थे। नेगोशिएट करने के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं। ऐसा ही एक बेबस देश हिंदुस्तान भी है। हम किसी तरह फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लेना चाहते हैं, इसलिए रोते भी हैं तो सिसकियां पी पी कर रोते हैं कि आवाज़ दूसरे कमरे में ना चली जाए, ट्रंप को ना सुनाई दे दे। क्या पता वो फिर से टैरिफ ला दें या ट्रेड डील की बात आगे बढ़ा लें। जैसे कोई कोहड़ा हो जिसकी तरफ देखना नहीं है, उंगली नहीं दिखानी, वरना वो फलेगा नहीं। कद्दू को लेकर गांव में यही अंधविश्वास चलता है हमारे यहाँ। खैर, हम अंधविश्वासी नहीं हैं, इसलिए आज के शो में जानेंगे चीन और यूरोप ने ट्रंप के टैरिफ को कैसे काउंटर किया और भारत इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। पहले यूरोप और यूएस की हम बात करेंगे। अमेरिका और यूरोप के बीच जो चल रहा है वो एक गहरा विरोधाभास है। अमेरिका और ईयू तकनीकी रूप से एक दूसरे के सबसे बड़े आर्थिक सहयोगी रहे हैं। प्रतिदिन अरबों डॉलर का ट्रेड इनके बीच में है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उन रिश्तों को जीरो सम गेम में बदल दिया है, जहां एक ही पक्ष जीत सकता है और दूसरे को हारना पड़ता है। दोनों जीत ले जाएं ऐसा नहीं होता। प्रेम नहीं है कि दोनों पार्टीज खुश हों। अरेंज मैरिज है, वो भी पापा की मर्जी से। अच्छी भी हो सकती है लेकिन फीलिंग नहीं आ पाती है। खैर, इससे समय के क्रम में आप अगर देखेंगे कि कैसे टैरिफ युद्ध चला, किस मोड़ पर यूरोप ने क्या किया और कैसे बातचीत हुई, तो और समझ में आएगा। ट्रंप प्रशासन ने 2008 में ट्रंप 1.0 तब यूरोपियन स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया गया था। 25% स्टील पर, 10% एल्युमिनियम पर। नेशनल सिक्योरिटी तब कारण दिया गया। इसका यूरोप ने विरोध किया। यूरोपियन यूनियन ने तत्काल रीबैलेंसिंग मेजर्स की घोषणा की, यानी अमेरिकी सामानों पर भी टैरिफ लगाया ताकि व्यापार असंतुलन को संतुलित किया जा सके। इस विवाद में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स, बourbon विस्की, जीन्स, पीनट बटर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह शामिल रहे। फिर बाइडन आए तो उन्होंने भी ये टैरिफ पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं किए, कुछ कैप्स लगाए कि इतनी मात्रा तक स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, उसके बाद फिर से लगने लगेगा। अच्छा, ये भी 4 साल चला। 2025 में ट्रंप फिर चुनकर आ गए और रही सही कसर उन्होंने इस बार पूरी की। जनवरी 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 10 फरवरी को ईयू पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी।
लेकिन ये टैरिफ सारे सामानों पर नहीं था, पिछली बार की तरह स्टील और एल्यूमिनियम पर था। इन टैरिफ्स का असर यूरोपियन एक्सपोर्ट्स में से लगभग 28 अरब डॉलर के ट्रेड पर पड़ गया। इसके जवाब में ईयू ने पिछली बार की तरह कुछ अमेरिकन सामानों पर टैरिफ लगाया, लेकिन ट्रंप शांत नहीं हुए। मई 2025 में ट्रंप ने घोषणा की कि 1 जून से यूरोप से आने वाले माल पर सीधे 50% टैरिफ लगेगा और इसके अलावा सभी इंपोर्टेड वस्तुओं पर कम से कम 10% बेसलाइन टैरिफ भी होगा। यूरोप में हड़कंप मचा, सब सख्ते में आए। अगस्त तक ट्रंप ने फिर एक और कदम आगे बढ़ा दिया। अभी 50% टैरिफ पर नेगोशिएशन चल रहा था कि ईयू और मेक्सिको दोनों पर 30% एडिशनल टैरिफ की धमकी उन्होंने दे दी। यूरोप ने अपनी चिंता जताई और कई बार बातचीत की कोशिश की, लेकिन ट्रंप की नीति सख्त थी। अगस्त महीने में ही अमेरिका और ईयू के बीच एक सहमति लेकिन फिर बनी, एक जॉइंट स्टेटमेंट आया और अग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल फेयर एंड बैलेंस ट्रेड पर सहमति बनती दिखी। इसमें अमेरिका ने अपने यहाँ टैरिफ घटाकर 15% किया, कुछ सामान पर 0% भी किया। ये सब बातचीत ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन कर रही थी, इसलिए अगस्त महीने में जब यह फैसला लिया गया तो यूरोप के ज्यादातर लीडर्स इससे तब खुश नजर आए नहीं। कई ट्रेड एनालिस्ट ने यह भी कहा कि सौदा ट्रंप के पक्ष में ही भारी पड़ता दिख रहा है। ये सब हुए, महीनों बीत चुके हैं, अब नया साल आ चुका है 2026 और ग्रीनलैंड के नाम पर 8 देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया है, यानी 15 और 10 हो गया 35। और अगर ग्रीनलैंड पर अड़ंगा लगा ही रहा तो यह आंकड़ा 8 देशों के लिए 45% भी जा सकता है। फेब की बात कर रहे हैं ट्रंप। लेकिन क्या ट्रंप ऐसा वाकई कर सकते हैं? क्या अमेरिका यूरोप को ताक में रखकर आगे बढ़ जाएगा? इसका जवाब अभी तो नहीं में दिया जा रहा है। उसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताई जा रही। नंबर 1, ट्रेड से ही आप समझ लीजिए, यूरोप के पास कई कीमती सामान हैं जो अमेरिका के लिए ज़रूरी हैं। स्टील और एल्यूमिनियम प्रमुख हैं। हर साल 70 से 80 मिलियन टन का जो स्टील होता है उत्पादन अमेरिका खुद करता है, लेकिन अमेरिका की जो कुल खपत है वो ज़्यादा है, 120 से 130 मिलियन टन उनको चाहिए। तो जो बचा हुआ स्टील है यूरोप से आता है, कनाडा से आता है, साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों से आता है। यूरोप में सबसे अच्छी क्वालिटी का और सबसे किफ़ायती स्टील मिलता है, इसलिए अमेरिका यूरोप से स्टील लेना बंद नहीं करता। अगर यूरोप ने इसकी सप्लाई रोक दी तो अमेरिका के कंस्ट्रक्शन फील्ड, डिफेंस और दूसरे उद्योग इससे प्रभावित हो जाएंगे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के मामले में भी यूरोप का बाजार आपको देखना चाहिए। जर्मनी की BMW, मर्सिडीज़, फ्रांस और इटली की जो और लग्जरी कार्स अमेरिका में बहुत खरीदी जाती हैं। फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स में अमेरिका को स्विट्जरलैंड और जर्मनी पर निर्भर रहना पड़ता है। एयरबस यूरोप का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट निर्माता है। अमेरिका के लिए एयरबस की तकनीक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बोइंग के अलावा अमेरिका की एयरलाइन कंपनियां एयरबस के भी A330, A320, A350 जैसे मॉडल्स उड़ाती हैं। एयरबस के विमानों के पार्ट्स और रखरखाव के लिए यूरोपियन हेल्प आपको चाहिए। अगर ईयू ने सप्लाई ही रोक दी तो अमेरिकी एयरलाइंस को नुकसान हो सकता है। एयरबस कॉम्पोजिट मटेरियल्स जैसे हल्के कार्बन कॉम्पोजिट और एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी में बोइंग से कुछ अलग है, कुछ बेहतर भी बताई जाती है। तो मिलिट्री और साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है एयरबस के प्रोडक्ट्स का। बोइंग की ही तरह एयरबस भी एरोस्पेस प्रोडक्ट्स बनाती है। संभव है अमेरिका के सरकारी और प्राइवेट स्पेस प्रोग्राम्स में एयरबस को कुछ ठेके मिले हों। अगर ये टैरिफ और बढ़ती है तो वहाँ भी असर पड़ जाएगा। फिर वाइन, विस्की और जो दीगर प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रांस से आते हैं, इटली, स्कॉटलैंड से भी आते हैं। तो ये तो सामान को लेकर सीधी निर्भरता है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, जो है दुनियादारी, डिप्लोमेसी। यूरोप अमेरिका का दुनिया में सबसे पक्का दोस्त रहा है। मूल्यों को लेकर, देश चलाने के तरीके पर लेकर दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। दोनों ही लोकतंत्र की बात करते हैं और अपने अपने देशों में सफलतापूर्वक वो चला भी रहे। उतार चढ़ाव होता रहता है, पर बाय एंड लार्ज वेस्टर्न वर्ल्ड डेमोक्रेटिक है। ईयू के बहुत से मेंबर्स नेटो के भी मेंबर हैं। इन्होंने सोवियत यूनियन को रोकने की एक समय कसम खाई थी। यूएस ने बहुत सारा पैसा खर्च करके इन देशों को रिबिल्ड किया, भरोसे में लिया। अब सोवियत संघ के विघटन के साथ वार्सो पैक्ट हवा हो गया है ना, जो ईस्ट का नेटो था, लेकिन वेस्ट वाला नेटो तो बचा रहा और ही बढ़ता गया। कुछ एक्स वार्सो पैक्ट कंट्रीज नेटो के मेंबर हैं। अमेरिका ने इसके लिए एक नया बहाना खोजा, कहा कि रूस और चीन को काउंटर करने के लिए नेटो अभी भी चाहिए। सोचिए, ये अजीब तरह की महाशक्ति है जिसे एक या दो देशों से लड़ने के लिए पूरा गांव इकट्ठा करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका खुद नेटो से अलग होना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है। नेटो अब भी है, लेकिन अगर ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो नेटो बेमतलब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतने बरसों से अमेरिका और वेस्ट का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो नेटो की एग्जिस्टेंस रहेगी या नहीं,
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा अमेरिका के भी मन में अगर वो ग्रीनलैंड को लेकर कोई काइनेटिक ऑपरेशन सोचते हैं तो, कोएर्शन से आगे जाते हैं तो। तीसरी वजह है यूरोप का एक बड़ा बाजार होना। यूरोप अमेरिकी कंपनियों का बड़ा बाजार है। टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए यूरोप का मार्केट अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं के लोगों के पास अच्छा पैसा है। अमेरिका के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। अफ्रीका या साउथ एशिया के देशों में उसके खरीदार हैं पर उतने नहीं हैं जितने यूरोप में हैं। इसलिए अगर ट्रंप का टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ईयू पलटकर अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ लगा देगा, जिससे अमेरिका को ही अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो वेट ऑफ हिस्ट्री और कॉमन सेंस इसी ओर है कि ग्रीनलैंड पर हमला नहीं होगा, लेकिन ट्रंप गुलाटी मारेंगे नहीं, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। उन्हें कुछ ताकत यूरोप के नर्वस रवैये से भी मिल रही है वैसे, क्योंकि ट्रंप तो जो जी में आता है बोलते हैं, है ना, लेकिन यूरोप के नेता कभी नहीं कहते कि ग्रीनलैंड किसी कीमत पर अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। के स्टार्मर हो, मैक्रो हो, सबके बोल बड़े बैलेंस्ड है। वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोग ये तय करेंगे कि क्या होगा, है ना, लोग तय करेंगे। ये नहीं बोलते कि कभी नहीं जाएगा। आप एग्जाम्पल से समझिए, कोई एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि कोई कल को हमसे राजस्थान मांग ले कि मैं खरीद लेता हूँ। इंडिया इसे न सुनेगा न डिस्कस करेगा, उनको यही सुनने को मिलेगा कि होता है तो ले लीजिए। हम एंटरटेन नहीं हम कभी ये नहीं कहेंगे कि राजस्थान के लोग तय करेंगे कि उन्हें क्या जाना है। तो ये जो डिप्लोमेटिक बात है वो गलत नहीं होकर भी एक गुंजाइश छोड़ देती है। ट्रंप अगर भय या लालच का सहारा लेकर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों को कन्विंस ही कर ले जाएंगे और फिर पुतिन की तरह अगर वहां जनमत संग्रह करा लेंगे कि 99% लोग तो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का होना चाहिए, तो क्या मैक्रो मान लेंगे? क्या यूरोप इसे स्वीकार करेगा? ये एक महीन बात है। बाकी यूरोप फौज तो भेज ही रहा है, टैरिफ झेल कर भी, कमजोर ही सही उसने जवाब दिया है। अब आइए आप चीन पर। अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ से किसी को डराने की कोशिश की तो वो था चीन, लेकिन चीन नहीं डरा। उसने अमेरिका को ऐसी जगह हिट किया जहां से उसका उभरना बहुत मुश्किल हो गया। उसने टारगेट किया उन प्रोडक्ट्स को जहां अमेरिकन किसान बहुत सीधे तरीके से डिपेंडेंट थे ऑन चाइना। सोयाबीन, पोक, मक्का, अमेरिका से आने वाले इन सामानों पर टैरिफ लगा दिया। अब हुआ क्या, ये सिर्फ यूएस पे नहीं था, ये स्पेसिफिकली ट्रंप को हिट करने के लिए उठाया गया कदम था। ट्रंप का सपोर्ट सिस्टम हिला क्योंकि मागा का एक बहुत बड़ा धड़ा किसानों में से आता है। ट्रंप को किसानों का बड़ा समर्थन मिला हुआ है। कई जानकार कहते हैं कि चीन जानता था कि मिड टर्म इलेक्शन में किसान अपने नुकसान के चलते ट्रंप को समर्थन जो दिया है वो वापस ले सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को हिट किया। इससे चीन का नेगोशिएशन पार बढ़ा। जब चीन ने टैरिफ लगाया तो वहां किसानों को बड़ा नुकसान हुआ भी। ट्रंप प्रशासन को 28 अरब डॉलर की खेती पर सब्सिडी देनी पड़ी। चीन ने दूसरा कदम उठाया उस अमेरिकन इंडस्ट्री को लेकर के जो चीन पर पूरी तरह से निर्भर है टेक्नोलॉजी के मामले में। टेस्ला को शंघाई में फैक्ट्री लाइसेंस, एप्पल का जो सप्लाई चेन को सपोर्ट है, इससे अमेरिकी कॉरपोरेशंस चीन को छोड़ नहीं पाए क्योंकि इस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी वाली कहीं और अभी हो नहीं रही है। तीसरा बड़ा काम किया रेयर अर्थ मिनरल्स और चुंबक की सप्लाई रोककर चीन ने। इससे अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री जो है, ऑटो इंडस्ट्री, उसको बहुत बुरी मार पड़ी। ईवी बनाने वाली कंपनियां घाटे में जाने का डर देखने लगी। यही एक वजह थी कि एलन मस्क शुरुआत से ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ हैं। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में कैसे दुनिया में अपना मार्केट बनाया है और टैरिफ वॉर में इसका क्या असर पड़ा, इस पर हमने राजदूत के एक एपिसोड में विस्तार से बात भी की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये यूरोप और चीन की बात हो गई। अब जैसा हमने वादा किया था, अब हम बताएंगे कि नेगोशिएशन में हम क्यों पीछे रह गए, हम अमेरिका के सामने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद शुरुआत से भारत की भाषा संयम वाली रही, लेकिन जहां हमें पलटकर जवाब देना चाहिए था, ऐसी कई जगहों पर हमने चुप्पी भी साधी या भाषा को बहुत संतुलित रखा। ट्रंप के टैरिफ पर तो हमने खुलकर जवाब दिया, कहा कि रूस का तेल लेने की वजह से 25% जो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई हुई है वो गलत है, लेकिन हमने सिर्फ अपने ऊपर लगे टैरिफ की बात कही। अब भारतीय कंपनियां सोशल मीडिया पर लिखती फिर रही हैं कि भैया हम तेल नहीं ले रहे हैं रूस से, मत बदनाम कीजिए। हम पहले रूसी तेल पर यूरोप के पत्रकारों को ऐसे रगड़ते थे कि क्लिप्स वायरल होती थी, विदेश मंत्री की वाहवाही होती थी, लेकिन अब उसी तेल की खरीद का बचाव लिखित बयानों से आगे नहीं जा पा रहा है। रूस हो गया, अब आप ईरान पर आइए। ईरान को लेकर ट्रंप की क्या पॉलिसी रही है, इसे हमने खूब डिस्कस किया जब हमने ईरान में हो रहे हालिया प्रदर्शनों पर राजदूत के कई एपिसोड्स बनाए।
बीते दिनों ये खबर आई कि हिंदुस्तान चाबहार से अपने पांव धीरे धीरे पीछे कर रहा है, क्योंकि जो डेडलाइन है वो अप्रैल 2026 में एक्सपायर कर जाएगी, जो हमें एग्जाम्पशन मिला है। सरकार ये तक नहीं कह पा रही, कम से कम अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया है कि हम किसी भी कीमत पर चाबहार नहीं छोड़ेंगे। जबकि जब चाबहार को लेकर अमेरिका से छूट मिली हुई थी तब लंबे लंबे एक्सप्लेनर बनते थे कि चाबहार से भारत सेंट्रल एशिया पहुंच जाएगा। क्या अब हम सेंट्रल एशिया सामान नहीं भेजना चाहते हैं, या फिर इसके लिए हम ग्वादर का इस्तेमाल करने वाले हैं? रूस और ईरान के बाद वेनेजुएला पर आइए। रात में ट्रंप एक राष्ट्रपति को बीवी के साथ अगवा करके लेकर चले गए। इस पर भी हिंदुस्तान ने कुछ बहुत ही क्लियर कहने से परहेज किया, संतुलित बयान ही दिया। फिर बीते दिनों साउथ अफ्रीका, चीन, रूस और ईरान ने मिलकर एक सैनिक अभ्यास किया। इसमें भारत शामिल नहीं हुआ। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि इसके कारण हैं, लेकिन वो और जानकारी लेकर ही जवाब देना चाहेंगे। विदेश मंत्रालय ने ही तब पुरजोर विरोध किया था जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कह दिया था कि जर्मन हथियार भारत के लिए रूसी निर्भरता को कम कर देंगे। तब तो भारत ने साफ कहा था कि हम कहां से क्या लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक तय करेंगे, किसी और से नहीं पूछेंगे। क्या हम इस तरह का जवाब अमेरिका को दे सकते हैं? भारत की विदेश नीति पर नज़र रखने वाले लगातार लिख रहे हैं कि भारत के हर कदम का अंडरटोन यही है कि कुछ भी हो जाए ट्रंप को नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि अभी अपने को ट्रेड डील करनी है। लेकिन काम निकालने के चक्कर में जो समझौते होते जा रहे हैं उनकी लिस्ट रोज़ाना लंबी हो रही है। क्या अब भारत ट्रंप के गाज़ा पीस बोर्ड का हिस्सा भी बनेगा, जिसकी फीस $1 बिलियन है, जहां पाकिस्तान भी बैठने वाला है? क्या हमारे पास नहीं जाने का ऑप्शन है? और जाएंगे तो क्या हम किसी अमेरिकी प्रस्ताव को लेकर ये कह पाएंगे कि फीलिंग नहीं आ रही है? ये स्थिति इसलिए है क्योंकि भारत के पास अमेरिका से नेगोशिएट करने के लिए कोई ठोस चीज़ नहीं है। हम यूएस को जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, मशीनरी वगैरह बेचते हैं। यूएस आसानी से कहीं और से ले आएगा। यानी धंधे के मामले में हमारे पास कुछ खास नहीं है। टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर के मामले में हमारे हाथ में कुछ नेगोशिएटिंग पावर है, और उस पर भी ट्रंप ने ज़बरदस्त वार कर दिया। H-1B वीज़ा पर $1 लाख की फीस लगा दी, और उस पर भी हमारी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया। उल्टा कुछ लोगों ने कह दिया कि इससे भारत में ही प्रतिभाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अब बोलने को तो बोल दिया कि प्रतिभाएं बढ़ जाएंगी, रोड मैप क्या है नहीं बता पाए। चीन किस तरह अपने और दुनिया के काबिल इंजीनियर्स को अपने यहाँ खींचता है, ये बात जानते हैं। क्या भारत के पास ऐसा कोई प्रोग्राम है? तो कुल जमा बात यह है कि ट्रंप गुलाटी मार पा रहे हैं क्योंकि हम तमाशा देखने के लिए खड़े भी हैं। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो बंदर भी जंगल में भाग जाएगा, मदारी कुछ और काम पकड़ लेगा। लेकिन हम बहुत दिनों से एक ही जगह पर खड़े हैं, इसलिए बंदर का तमाशा देखने को मजबूर हैं। आज का राजदूत इसी नोट पर कंक्लूड होता है। इसे साजिद ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।